इंसान सच की खोज में है और सच से ही परेशान। एक वर्ग के लिए जो बात सच है हो सकता है दूसरे के लिए झूठ हो। एक सदी के बाद दूसरी सदी आती है, लेकिन एक बात सच रहती है कि देयर विल बी मैनी ट्रुथ्स। कई सच होंगे जो आपस में लड़ रहे होंगे। कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिलता है जब हम गांधी जी और अंबेडकर जी की विचारों को पढ़ते हैं। तो क्या था गांधी का सच, और क्या गांधी जी का जो सच था, क्या अंबेडकर उसको सच मानते थे? ऐसा नहीं है। तभी तो हम डिबेट की बात कर रहे हैं। तो डिबेट को बहुत आसान बनाने के लिए हमने कुछ स्टेप्स में डिवाइड किया है। शुरुआत करते हैं ओरिजिन से, जो मेजर पेन पॉइंट था दोनों के बीच में, कास्ट। कुछ लोगों का सच होगा कि जाति जो कभी नहीं जाती, लेकिन क्या वो सभी के लिए सच होगा? नहीं होगा। तो सबसे पहले तो जाति आई कहां से, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू गांधी। गांधी का मानना था कि हर एक आत्मा में, आपकी आत्मा, हमारी आत्मा, पहले तो होती है आत्मा, ये एक सच मानो। और उसके बाद हर एक आत्मा में 3 तत्व होते हैं, सत्व, राज एंड तमा। और इन तत्वों के कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है कि आपकी कौन सी जाति होगी / वर्ण होगा। हालांकि मैं अभी वर्ण और जाति में भी आपको भेद बताऊंगा अकॉर्डिंग टू गांधी जी, और अंबेडकर का उन पर काउंटर भी बताऊंगा। लेकिन अभी एक बात मानिए कि 3 तत्व हैं और इन तत्वों के आधार पर डिसाइड हो रहा है कि एक्चुअली कौन सी आपकी जाति। अब सत्व का मतलब है कि कुछ गुडनेस है आप में, अच्छाई है आप में। राज का मतलब है कि करेज है आप में। और तम का मतलब है कि आप में भूख है। आप में भूख है लस्ट की, आप में पैसे की, और जिसकी वजह से आप भौतिक चकाचौंध में डल हो जाएंगे अपने वास्तविक स्वरूप के लिए। तो आप कहेंगे बहुत गहरी बात हो रही है। ऐसा नहीं कि बात पहले गांधी जी ने ही की थी। इससे पहले एंशिएंट टाइम में एक फिलोसोफर प्लेटो, उन्होंने भी कहा था कि हर एक आत्मा में 3 एक्चुअली कंपोनेंट होते हैं। हर किसी में तीनों मौजूद हैं, जैसे कि रीजन, तर्क शक्ति, दूसरा करेज, बहादुरी, और तीसरा एपेटाइट, भूख। भूख किसकी? पैसे की, लस्ट एक्सेट्रा। उन्होंने कहा लेकिन लोगों का वर्गीकरण प्रकृति ने किया है। हर किसी में ये कॉम्बिनेशन बराबर नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें तर्क इतना ज्यादा है कि अगर इन 2 कॉम्बिनेशन को देखें तो वो तर्क का इस्तेमाल कर लेंगे। मैं एग्जांपल देता हूं। अगर एक व्यक्ति है और दूसरा व्यक्ति उसके सामने है, दोनों के सामने कुछ लालच रखा जाए, बहुत बड़ा लालच, क्या लगता है आपको दोनों एक ही तरीके से बिहेव करेंगे? नहीं। हो सकता है एक लालच को देखकर अट्रैक्ट हो जाए और हनी ट्रैप हो जाए, लेकिन दूसरा व्यक्ति वो कहे कि नहीं नहीं नहीं, तर्क का इस्तेमाल करना है। तो आप मुझे बताइए, जो तर्क जिसमें ज्यादा है, आपको नहीं लगता कि एक्चुअली रूल करने के लिए वो वर्ग ज्यादा फिट है? एक्चुअली प्लेटो ने कहा था कि जिसमें रीजन ज्यादा है, एक्चुअली वो गोल्ड की सोल है। इसको एक और बात से एक्चुअली एक्सप्लेन किया जाता है, मिथ ऑफ मेटल्स। वो कहते हैं कि ये लोग रूलर बनने के लिए बने हैं, जबकि दूसरा एक वर्ग होगा जिसमें करेज ज्यादा होगा। जिसमें करेज ज्यादा है वो सोल्जर बनने के लिए एक्चुअली यू कैन से बेस्ट है, और उसमें सिल्वर की हम सोल कहेंगे उसकी। और तीसरा जो एपेटाइट है, उनकी सोल कॉपर की है और वो प्रोड्यूसर बने। मतलब क्या हुआ? प्लेटो कह रहे थे कि इसी से आएगा न्याय, सामाजिक न्याय। और यहां पर गांधी जी भी कह रहे हैं इसी से आएगा सामाजिक न्याय। यानी कि गांधी जी 1920-25, हम जब 1940 तक गांधी जी के कई सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं, कई सारा जो पत्राचार यानी कि जो लेटर्स एक्सचेंज करें उन्होंने, जब उनको एनालाइज करते तो हमें पता लगता है कि गांधी जी एक्चुअली मानते थे कि जो वर्ण व्यवस्था है वो एक्चुअली सोशल ऑर्डर है। यानी कि वो लोगों को डिफरेंशिएट करती है। जरूरी नहीं है कि उसको इनइक्वालिटी माना जाए। गांधी जी का अपना इंटरप्रिटेशन था, जस्टिफिकेशन था, एक गुडनेस वो प्रोजेक्ट कर रहे थे। लेकिन यहां पर तो गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, हम सबको पता है कि गोल्ड ज्यादा प्रीशियस है, तो यानी कि इस वर्ग का जो व्यक्ति है उसकी ज्यादा वैल्यू होगी। तो ऐसे में प्लेटो का मानना था कि भाई जो जिस काम के लिए बना है प्रकृति से उसी काम में लगाओ ना। अगर किसी में लालच ज्यादा है, भूख ज्यादा है, तो उसको प्रोड्यूसर बनाओ। वो पूरी सोसाइटी के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि सोसाइटी को चाहिए ज्यादा ज्यादा गुड सर्विसेज। तो वो यही व्यक्ति बेहतर से बेहतर ला पाएगा, क्योंकि उसको पैसे की भूख ज्यादा है।
तो ये एक्चुअली इंटरप्रिटेशन था प्लेटो का, और इससे कुछ मिलता जुलता इंटरप्रिटेशन है गांधी जी का। गांधी जी इज एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग अ स्पिरिचुअल कंपोनेंट ओवर इट। आप कहेंगे स्पिरिचुअल कंपोनेंट कैसे, मतलब रिलीजन में तो है ही ना कास्ट। एक्चुअली गांधी जी अपने हिसाब से इसको इंटरप्रेट करते हैं जिससे कि ये एक न्यायप्रद व्यवस्था लगे। और इसी बात पर फिर काउंटर आता है अंबेडकर जी का। अब जरा अंबेडकर जी का काउंटर समझते हैं, फिर एक एक करके ये और चीजें गहराई से समझ में आ जाएंगी। अंबेडकर जी का कहना है कि देखो ये नेचुरल क्वालिटीज ऐसा कुछ बात है नहीं। एक्चुअली रियल रीजन क्या था, अंबेडकर जी की थ्योरी है कि देखो स्टार्टिंग में हम सब ट्राइब थे और सभी हंटर्स एंड गैदरर्स थे, शिकार किया, खाना खाया, और इस बीच हमने कुछ ग्रुप्स भी बना लिए अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, लेकिन अभी भी हम अनसेटल्ड या नोमैडिक लाइफ जी रहे थे। अब इसी में जब ट्रांजिशन होता है सोसाइटी में, भाई कब तक हंटर्स एंड गैदरर्स रहेंगे, तो ऐसे में कुछ लोगों ने सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया, यानी कि नाउ दे स्टार्टेड एग्रीकल्चर। तो ऐसे में ये लोग थे कुछ, लेकिन कुछ अभी भी ऐसे लोग थे जो अभी भी डिपेंडेंट थे हंटिंग एंड गैदरिंग पर, वो सेटल लाइफ नहीं जी रहे थे। तो इन्होंने समय के इस बदलाव को, इस जरूरत को, कितना बड़ा फैसला होने वाला है ये आगे के लिए, ये नहीं पहचाना था। और उसके बाद हुआ क्या, ये इनकी चॉइस थी, ये ऐसी जीना चाहते थे, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, क्योंकि ये सेटल लाइफ जी रहे थे तो नाउ दे बिकेम स्ट्रॉन्ग, क्योंकि दे वर सेटल्ड। और अब इस बात की गहराई को समझिएगा, क्योंकि ये अब एग्रीकल्चर कर रहे थे। अब मुझे बताइए, क्या सभी तरह का एग्रीकल्चर आप खुद ही कर लेंगे क्या? नहीं। नाउ यू विल बी मोर इंटरडिपेंडेंट, मोर वुमेन विद अदर पीपल इन योर सराउंडिंग्स। तो यानी कि अब आपकी जो सोसाइटी होगी वो ज्यादा मजबूत होगी, क्योंकि इंटरकनेक्शन है ना। सोसाइटी का आधार क्या है? आपकी जरूरतें हैं, आपको जरूरत है दूसरों की, इस वजह से आप इंटरकनेक्टेड हो गए। लेकिन ये जो लोग थे, ये अभी भी हंटर्स एंड गैदरर्स, तो मुझे बताइए क्या इनके बीच में वो उतना कनेक्शन होगा क्या? नहीं। सेटल्ड जो है उसके बीच में ज्यादा कनेक्शन होगा, ये क्या रहेंगे? स्कैटर्ड रहेंगे, और इस वजह से वीक हो गए, ये नोमैडिक रहेंगे। अंबेडकर कहते हैं इसके बाद जब गांव बसने लगे तो ऐसे में इन सेटल्ड वाले लोगों ने इनको पेरिफेरीज पर रखा, बाहर ही रखा, क्योंकि इनकी इतनी आवश्यकता नहीं थी ना, आवश्यकता तो इनकी ही थी। तो यानी कि दिस वाज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, जिससे कुछ ट्राइब सेटल्ड हो गए, कुछ अनसेटल्ड हो गए। जो अनसेटल्ड ट्राइब थे उन्हीं को बाद में दलित का दर्जा मिल गया, ऐसी उनकी थ्योरी थी। दिस वाज द ओरिजिन। तो गांधी जी का ओरिजिन अलग है और इनका ओरिजिन अलग है, राइट। अब गांधी जी का व्यू है कंटिन्यूटी ऑफ कास्ट पर। गांधी जी मानते हैं हाँ कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। गांधी इसमें यूज करते हैं वर्ड कर्म एंड धर्म। मतलब क्या हुआ? गांधी जी कहते हैं कि देखो, अगर कोई ब्राह्मण है, कोई ज्ञान ले रहा है और ज्ञान का प्रयोग कर रहा है, तो एक्चुअली उसके कर्म की वजह से वो इस वर्ण व्यवस्था में है। अगर कोई शूद्र है तो एक्चुअली वो अपने कर्म की वजह से शूद्र है। अब इस बात में मैं और एक बात को और क्लियर करना चाहूंगा जिससे आप गलत ना समझ लें। गांधी जी कह रहे थे कि अगर मिसबिहेव करता है ब्राह्मण, देन ब्राह्मण इज गोइंग टू बिकम शूद्रा इन नेक्स्ट लाइफ। यानी कि गांधी जी यहां पर आफ्टर लाइफ, सोल, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। मानते हैं कि यही वास्तविकता है हमारे जीवन की। कर्म का फल मिलेगा, ब्राह्मण गलती करेगा तो आगे जाकर शूद्र बनेगा। लेकिन यहां पर धर्म का क्या मतलब? धर्म का मतलब है ड्यूटी। गांधी जी कहते हैं कि आप जिस भी वर्ण में पैदा हुए हैं, तो जो भी अब आपकी ड्यूटी है उसको आपको करनी होगी। गांधी जी यहां पर कहते हैं कि देखो, ब्राह्मण के अपने कर्तव्य हैं, अपने ड्यूटी हैं, धर्म है। ऐसे क्षत्रिय का अपना धर्म है, वैश्य का अपना धर्म है और शूद्र का अपना धर्म है। सब अपना धर्म फॉलो करें। जब हर कोई अपना धर्म करेगा तो एक्चुअली तब जाकर सोसाइटी में ऑर्डर आएगा। कुछ लोग कहेंगे बकवास है बात, इससे तो शोषण बढ़ता रहेगा। गांधी जी कहते हैं कि देखो, आज आप इसको एक्चुअली इनइक्वालिटी के तौर पर देख रहे हो, ये इनइक्वालिटी बाद में आई। गांधी जी कहते हैं कि पहले जो धर्म था, इसका आधार था ऑक्यूपेशनल स्किल्स। जो जिस काम को करने में ज्यादा पारंगत लगा उसको वो काम दिया गया। इट वॉज नॉट हेरिडिटरी, इट वॉज ऑक्यूपेशनल। तो
इस बात पर एक्चुअली कटाक्ष भी आता है अंबेडकर जी का कि गांधी जी आप कंफ्यूज कर रहे हो। एक जगह आप कह रहे हो कि इस व्यवस्था को बनाकर रखा जाए, कर्म और धर्म करें, लेकिन क्या गांधी जी आपको लगता है कि अगर कोई शूद्र जो है वो ज्ञान हासिल कर लेता, हालांकि ज्ञान पाना वही बहुत बड़ी मुश्किल रही है शूद्र के लिए, तो क्या आपको लगता है वो ब्राह्मण का दर्जा उसको समाज दे देगा? तो गांधी जी आंखें खोलिए, वास्तविकता कुछ और है। लेकिन गांधी जी कह रहे थे नहीं नहीं, पहले मेरी बात पूरी सुनिए आप। धर्म, गांधी का कहना था भाई कोई भी सोसाइटी बिना इस बात के चल सकती है कि जिम्मेदारियां बटी रहें। सब कहेंगे नहीं नहीं गांधी जी इसके बिना तो नहीं चल सकती। घर भी तभी चलता है ना कि भाई आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। देश भी तभी चलता है ना कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसी तरीके से समाज में भी जरूरत थी कि कुछ लोग ज्ञान लें और ज्ञान बांटें, कुछ लोग रक्षा करें, कुछ लोग ट्रेड करें और कुछ लोग इन सभी वर्गों को सपोर्ट करें जिससे अपना काम करते रहें। तो ये एक्चुअली उन्होंने धर्म का आइडिया यहां पर दिया। अब इस डिबेट को आगे लेकर चलते हैं। इनकी भी अंदर की सतहों पर अभी कटाक्ष करने वाले हैं अंबेडकर, फिर गांधी जी का एक्सप्लेनेशन देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा। उनका कहना था कि एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या, हार्मनी स्टेब्लिश हो जाए। जब हर कोई अपना काम करेगा तो किसी का दमन नहीं होगा। ये दमन वाली व्यवस्था बाद में आई जो कि गलत है, गांधी जी भी इस बात को मानते थे। ऑब्जेक्टिव क्या था, हार्मनी। गांधी जी का कहना था जब हर कोई धर्म का पालन करेगा, उसे पता रहेगा भाई मैं आज क्षत्रिय धर्म का पालन करूंगा तो आगे जाके मुझे नेक्स्ट जन्म में अच्छा ही होगा। अब आगे इस पर भी कहीं डिबेट है। गांधी का कहना था ये सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी नहीं थी, जो कास्ट सिस्टम है इसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं थी, ये गलत है। प्रॉब्लम ये है एक्चुअली ऑक्यूपेशन इज नॉट द प्रॉब्लम। आप कहेंगे गांधी जी कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? एक वेदों का पाठ कर रहा है, ब्राह्मण है, एक सफाई कर रहा है, तो आप ये कह रहे हैं कि ऑक्यूपेशनल डिफरेंस इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड गांधी जी आप कह रहे हैं कि जो भी हेरिडिटरली आपको काम मिले उसको धर्म समझकर करो, तो कई बार वो दीवारें लग जाती हैं कि तुम इस काम के बिना और कोई काम कर नहीं सकते। आप कह रहे हैं ऑक्यूपेशन डिवीजन इज नॉट अ प्रॉब्लम। Was occupational division was a choice? Was it a choice? लेकिन आपको ये बात समझनी होगी कि गांधी जी was giving more, actually having more tilt towards duties, धर्म। गांधी का मानना था हर कोई अपना कर्तव्य करेगा तो एक्चुअली सबके अधिकार खुद ही सुनिश्चित हो जाएंगे। कर्तव्य बोध होना चाहिए, कर्तव्य का पालन होना चाहिए। अब आप कहेंगे गांधी जी बात से भटकाइए मत। सबसे पहले ये बताइए, आप जो कह रहे हैं सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी प्रॉब्लम है, तो आप कह रहे हैं कि ब्राह्मण और शूद्र इसमें सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली कास्ट सिस्टम बना रहेगा लेकिन सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं होगी। गांधी कह रहे हैं हाँ अब बात को तुम पकड़े हो। गांधी जी कह रहे हैं कि एक्चुअली अगर कोई साफ सफाई कर रहा है या कोई बैरिस्टर है, दोनों की वैल्यू सेम है। अब आपको ये बात कुछ जबरदस्त कही गांधी जी आपने, लेकिन वास्तविकता में होगा कैसे? गांधी जी कहेंगे कि देखो मेन प्रॉब्लम क्या है, व्हाई यू ट्रीट एक्चुअली सफाई कर्मचारी की वो इंफीरियर है एक बैरिस्टर से। तो आप कहेंगे गांधी जी पैसा देखिए ना, बैरिस्टर चल रहा है मर्सिडीज में, वो बेसिक नेसेसिटीज के लिए एक्चुअली स्ट्रगल कर रहा है सफाई कर्मचारी। तो गांधी जी कहेंगे यही तो दिक्कत है बेटा, इसी को तो मैं सोल्व करना चाह रहा हूं। सॉल्यूशन ये है कि पैसा बराबर मिले। कहेंगे क्या बात है गांधी जी, मतलब सॉल्यूशन तो मतलब रेडिकल है आपका। गांधी जी का कहना है कि ऑक्यूपेशनल डिवीजन वाज नेवर अ प्रॉब्लम, इट बिकेम अ प्रॉब्लम व्हेन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी केम अलोंग विद इट। क्या बैरिस्टर का काम बैरिस्टर कर पाएगा अगर देश के सफाई कर्मचारी बैठ जाएं कि हम तो नहीं कर रहे, चला लो देश? नहीं चल सकता। तो फिर किसने डिसाइड किया कि सफाई कर्मचारी के काम की वैल्यू कम? क्या प्रकृति से कुछ आवाज आई थी, क्या आकाशवाणी हुई थी कि भाई सफाई कर्मचारी तुम्हें मिलेंगे कम पैसे, बैरिस्टर तुम्हें मिलेंगे ज्यादा पैसे? गांधी जी कह रहे हैं ये सोशल कंस्ट्रक्शन है, ये समाज ने संरचना की है कि आपकी काम की वैल्यू कम है, आपके काम की वैल्यू ज्यादा है। ये केवल ये डिमांड सप्लाई के खेल की वजह से हो पाया है। दैट्स इट। इट इज नॉट अ नेचर्स कॉल कि नेचर ने ऐसा कहा कि हाँ यही व्यवस्था है। ये कोई ग्रेविटी का रूल नहीं है कि आपने ऑब्जर्व किया हो ऐसा होता है, न्यूटन ने दिया था ये लॉ, ऐसा कुछ नहीं है। ये सोसाइटी का कंस्ट्रक्शन है। कई जगह पर
एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के लोग जैसे इंडिया में जो सैलरी पा रहे होंगे, आपको क्या लगता है दुनिया के हर एक इलाके में जब वो जाएंगे तो सेम ही सैलरी मिल रही होगी, सेम ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा? नहीं। मैं अब इस लॉजिक से आपको समझाना चाह रहा हूं गांधी जी की बात। एक प्रोफेशन यहां पर हो सकता है उसको इतना कम मिल रहा हो कि वो बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल कर पा रहा हो, लेकिन वही व्यक्ति जब यूएस में है या कनाडा में है तो जितना उसको अमाउंट मिल रहा है वो उस अमाउंट से एक्चुअली उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो चीजें वो खरीद पा रहा है अपने जीवन में, वो ज्यादा है। तो इट इज समथिंग टू डू विद इकोनॉमी एंड सोसाइटी, इज नॉट नेचर्स प्रिंसिपल। तो आप सोचिए, अगर ये आइडिया इंप्लीमेंट करके सोचा भी जाए, मतलब कि हाँ इंप्लीमेंट होगा तो क्या होगा, तो आपको नहीं लगता कि जो बेस प्रॉब्लम है एक्सप्लॉयटेशन ड्यू टू दिस कास्ट सिस्टम, वही ना रिजॉल्व हो जाए क्या? अगर बैरिस्टर माने कि भाई सफाई कर्मचारी आपकी भी उतनी वैल्यू जितनी मेरी, क्योंकि आप जो अपना समय दे रहे हो जिंदगी का इस शहर की साफ सफाई के लिए, वो समय के बदले आपको इस सैलरी तो मिल गई और आपने सोचा भी ये इसकी वैल्यू है, लेकिन आपका जीवन का जो भाग गया वो वापस आने वाला नहीं है। मैं भी अपना जो काम करता हूं, जो जीवन का भाग यहां पर दे रहा हूं, वो कभी वापस आने वाला नहीं है। आप भी जो देख रहे हैं वो वापस आने वाला नहीं है। तो हम जो भी काम करते हैं अपनी लाइफ का एक पार्ट देते हैं, और हम सब इंटरकनेक्टेड हैं। कलेक्टिविटी इज एसेंस ऑफ सोसाइटी, वी कैन नॉट लिव अलोन। कितनी सारी चीजें जो हम यूज कर पा रहे हैं इस क्लास को करने के लिए भी, वो भी इस वजह से किसी ने कुछ काम किया था कभी, तभी कर पा रहे हैं। तो यानी कि थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अगर ये हो जाए तो फिर तो मजा आ जाए, फिर तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आप कहेंगे इंप्रेस्ड गांधी जी, हम आपसे इंप्रेस्ड, आपके सॉल्यूशन से इंप्रेस। अब जरा अंबेडकर जी का काउंटर देखिए। अंबेडकर जी का कहना है कि नहीं नहीं, प्रॉब्लम कहीं और है गांधी जी, प्रॉब्लम है एजुकेशन में, प्रॉब्लम को खुद का सिस्टम खुद है। आप कहेंगे एजुकेशन किसकी? अंबेडकर जी का कहना था कि हकीकत यह है कि भाई जो ब्राह्मण है और जो शूद्र है, क्षत्रिय है, शूद्र है, बड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक पोजेशंस में भी है और सोशल स्टेटस में भी है। अंबेडकर कहते हैं एक बात तो गांधी जी आपकी ठीक है, सोशल कंस्ट्रक्शन है ये सब, ये समाज की संरचना है, प्रकृति ने नहीं बनाई, भेदभाव प्रकृति ने नहीं बनाया। ये बात तो ठीक है आपकी, तो ये तो बदला जा सकता है। लेकिन आप जो कह रहे हो कि कास्ट सिस्टम कंटिन्यू रहे, ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी वाली बात तो गलत है, ये हट जाएगी। अंबेडकर जी कहते हैं बस यही बात गलत है गांधी जी, आप ये कभी नहीं हटने वाली, आप बचाना चाह रहे हो, ये अच्छी अच्छी बातें करके आप शील्ड कर रहे हो। क्योंकि हकीकत यह है जिसका शोषण हो रहा है दिक्कत उसको है, जो शोषण कर रहा है उसको दिक्कत क्या है भाई? वो क्यों बदलाव करेगा? बदलाव की चाह किसको होती है? जो झेलता है, जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है उसको तो मजे आ रहे हैं भाई, वो क्यों चाहेगा? तो ऐसे में एजुकेट किसको करना पड़ेगा? उसको करना पड़ेगा जिसका शोषण हो रहा है। अंबेडकर का कहना था कि क्योंकि जो ये क्लास है, शेड्यूल्ड क्लास, डिप्रेस क्लास, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है तो ये समझ भी नहीं पा रहे कि इनका एक्सप्लॉयटेशन एक्चुअली जो हो रहा है वो समाज की संरचना है, कोई प्रकृति का नियम नहीं है। ये तो प्रकृति का नियम माने बैठे हैं, इन्होंने तो अपनी नियति मान लिया इसको। क्यों? क्योंकि एजुकेटेड नहीं है, क्योंकि ये अवेयरनेस नहीं, मतलब ये दिमाग नहीं खोल पा रहे कि एक्चुअली ये चीजें क्यों घट रही हैं। तो एजुकेशन इज द सॉल्यूशन एंड कास्ट सिस्टम, जैसे उसका कास्ट सिस्टम का होना भर एक्सप्लॉयटेशन का कारण है और बना रहेगा, ये इनका कहना था। तो इलाज केवल एक है, कास्ट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि किस्मत नहीं है इनकी, ये समाज की संरचना। कास्ट को जाना होगा, एनिलेशन करना होगा, कास्ट को खत्म करना होगा। अब गांधी जी के व्यू हिंदुइज्म पर क्या थे, जरा ध्यान से सुनिएगा, मजा आ जाएगा आपको। गांधी जी का कहना था कि हिंदुइज्म के दो कोर टेनेट, एक है ट्रुथ, एक है अहिंसा। कहेंगे सर ये तो बोल बचन वाली बात होगी, क्या है ट्रुथ और क्या इससे समझाना चाह रहे? तो मैं एक एक पॉइंट आपको समझाने वाला हूं बड़े आराम से, जरा केवल ध्यान दीजिएगा, दिमाग में हर एक किसी के बैठ जाएगा। गांधी जी का मानना है ट्रुथ इज इक्वल टू गॉड, जो सच है वो ईश्वर है। आप कहेंगे सर नहीं, ये बात अभी डाइजेस्ट नहीं हुई, आ तो रहा है, मतलब अभी अंदर नहीं जा रहा, अभी जाएगा। गॉड इज द अल्टीमेट, राइट? यानी कि अगर हम सच की बात करते हैं कि भाई हाउ थिंग्स विल बी, कोई काम कैसे होगा, वो वैसे ही होगा जैसे ईश्वर ने चाहा है। ये बात तो आपने सुना होगा हिंदुइज्म में, राइट?
हर एक धर्म में ये एक कोर टेनेट हम देखते हैं, यानी कि जो सच का रास्ता है वही ईश्वर की तरफ रास्ता है, क्योंकि ईश्वर ने कुछ रास्ते बनाए हैं कि दिस इज द वे टू एक्चुअली क्लेम ट्रुथ। तो ऐसे में ट्रुथ तक पहुंचना है, दिस इज योर ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ। ना अहिंसा, नॉन वायलेंस। अहिंसा आप कहेंगे कि हाँ सर मतलब वायलेंस ना करना, दैट इज एक्चुअली अहिंसा। ये तो हम जानते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी आप जानते नहीं है फिर गांधी जी की पूरी बात को। गांधी जी का कहना अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के खिलाफ वायलेंस नहीं कर रहे। आप कहोगे नहीं सर हम एक कदम आगे हैं, हम वो हैं ना दूसरे के खिलाफ कोई ऐसा वायलेंस करते हैं ना सोचते हैं, बहुत अच्छी बात, लेकिन अभी भी आप गांधी जी के अहिंसा पर नहीं पहुंचे। गांधी जी का कहना है अहिंसा इज अ पॉजिटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव कॉनोटेशन है इसकी, यानी कि अहिंसा का मतलब केवल ये नहीं है दूसरे के खिलाफ वायलेंस ना करना। अहिंसा का मतलब है वायलेंस ना करना, वो तो एक स्टेप है, लव एक्चुअली करना वो नेक्स्ट स्टेप है। तब जाकर आप पूरी तरह गांधी जी का जो आइडिया अहिंसा उसको एक्चुअली फॉलो कर रहे होते हैं। प्रेम, तो आप कहेंगे लव किसके लिए? गांधी जी का आइडिया काफी इलेबरेट है, लव टुवर्ड्स ह्यूमन, लव टुवर्ड्स एनिमल, लव टुवर्ड्स एनवायरमेंट। गांधी जी कहते हैं कि ये ईश्वर का रास्ता है, कारण अगर ईश्वर ने ये चीजें बनाई हैं तो ईश्वर चाहता है ना कि बेस्ट तरीके से जिया जाए, बेस्ट तरीके से एग्जिस्ट किया जाए, और बेस्ट तरीके से एग्जिस्ट करने का एक ही तरीका है व्हेन वी आर इन हार्मनी विद आवरसेल्फ। अपने आप को प्रेम करना होगा, शुरुआत यहां से होगी। हार्मनी विद अदर्स, हार्मनी विद एनवायरमेंट, हार्मनी विद एनी लिविंग बीइंग विच इज अराउंड। यही है ईश्वर का रास्ता, तभी बेस्ट तरीके से लाइफ जी जा सकती है। इसके अलावा जो भी है वो कुछ तरीके हैं, कुछ वर्गों द्वारा, कुछ लोगों द्वारा शक्ति को अपने पास लाने के, दैट्स इट। नहीं तो बेस्ट जिंदगी जीने का यही रास्ता है। कैसे? गांधी जी कहते हैं भाई अल्टीमेट आइडिया आपका यहां पहुंचना लाइफ में, मीन्स यू वांट टू लीड अ लाइफ विच इज ट्रूथफुल, विच इज ब्लिसफुल, है कि नहीं? हर कोई यही चाहता है ना। कोई ऐसा है कि आप में से जो चाह रहा है कि नहीं गांधी जी हम तो बर्बाद होना चाहते हैं, बर्बादी का रास्ता हमें बताइए। बर्बादी का रास्ता ढूंढना थोड़ा ना पड़ता है, आप सच के रास्ते पर ना चलिए, जिस भी रास्ते पर चलेंगे वो बर्बादी ही लाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है, उसके लिए कुछ सीखना नहीं है आपको, मजे की बात ये है, राइट? अब सीखना है ट्रुथ का रास्ता, तो गांधी जी कहते हैं एंड और मीन्स दोनों मैटर करते हैं। आपने सुना होगा एंड और मीन्स दोनों मैटर करते हैं गांधी जी के लिए। मीन्स का मतलब होता है जरिया और एंड का मतलब होता है अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव। गांधी जी कहते हैं जब ट्रुथ तक पहुंचना है तो रास्ता शैतान का फॉलो करोगे क्या? नहीं ना। अगर ईश्वर तक पहुंचना है, ट्रुथफुल जो ट्रुथ है, जो बेस्ट तरीका है जीने का, अगर वहां तक पहुंचना है तो रास्ते भी क्या होंगे? गॉडली होंगे, ट्रुथ के होंगे, तभी यहां तक पहुंच सकते हो। अगर शैतान का रास्ता हुआ तो वो गॉड तक कभी पहुंचाएगा नहीं आपको। तो अल्टीमेटली वी हैव टू फॉलो द बेस्ट रूट विच इमर्ज फ्रॉम अहिंसा। गांधी कहते हैं कि अहिंसा एक्चुअली कमजोर नहीं कर सकते, बहुत ही मजबूती चाहिए इसके लिए, आत्मबल चाहिए, अपने आप से प्रेम चाहिए, अपने अंदर क्लैरिटी चाहिए, तभी आदमी अहिंसा के रास्ते से दूसरे को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कमजोर का रास्ता, हथियार उठाने में कितना टाइम लगता है, कट हो जाता है काम, लेकिन वो दैट इज नॉट गोइंग टू एक्चुअली गिव यू दिस वे। आप कहेंगे नहीं सर अभी भी कन्विंस नहीं हुए हम गांधी से। अब नेक्स्ट लॉजिक देता हूं आपको गांधी जी का, क्योंकि देखिए गांधी जी के बारे में कई सारे लोग जो हेट करते हैं गांधी जी को, समझते नहीं गांधी जी। मेरा मानना है कि सच का रास्ता पाना है तो सबसे पहले जो भी सच आप बिलीव करते हैं उस सच को परखा कीजिए। गांधी जी का कहना है भाई आप ह्यूमंस हो कि नहीं? आप कहोगे गांधी जी इस बात पे तो पक्का विश्वास है, ये तो हम हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गांधी जी कहेंगे एक दूसरी कैटेगरी भी है धरती पर, एनिमल्स, वो तो नहीं हो। आप कहोगे नहीं गांधी जी इतना गया गुजरा थोड़ा ना है कि नहीं? मुझे बताइए ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर क्रिएटिविटी जो है वो इनसे ज्यादा है कि नहीं एनिमल्स से? है कि नहीं भाई? एनिमल्स में भी होगी, राइट? लेकिन हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, आई एम इक्वेटिंग दिस टू रीजन। यहां पर तर्क अगर मैं लगाऊं तो जो यहां पर तर्क है उससे ज्यादा तर्क हमारे पास है कि नहीं? है कि नहीं? क्या जितनी चॉइसेस प्रकृति ने एनिमल्स को दी हैं उतनी चॉइसेस हमें दी हैं क्या? नहीं भाई, हमें चॉइसेस ज्यादा दी हैं भाई। हम इन्वेंशन देखिए कितने कर चुके हैं हम। कोई एनिमल्स बुक्स लिखते हैं क्या? एनिमल्स इन्वेंशन कर रहे हैं क्या? इनोवेशन कर रहे? अगर वो कर रहे होते
तो अर्थ पर जो स्पीसीज लीड करती वो ह्यूमंस ना करते। हम कर रहे हैं लीड क्योंकि वी हैव द रीजनिंग मोर देन एनिमल्स, वी हैव द चॉइसेस मोर देन एनिमल्स। तो हमारे पास चॉइसेस हैं, इनके पास रास्ता नहीं है। इनके पास रास्ता नहीं है तो इन्हें वायलेंस करना पड़ेगा। शेर घास नहीं खा सकता, प्रकृति ने ऐसा बनाया है। लेकिन आपके पास रास्ता है, यू हैव द वे। दैट इज व्हाई you can actually have the way of non-violence, या you can have the way of अहिंसा of गांधी जी, क्योंकि वो रास्ता केवल आपके पास है, आप ही प्रयोग कर सकते हो, कोई और कर नहीं सकता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है कि नहीं? तो इसी वजह से गांधी जी कहते हैं जो रास्ता कोई इस्तेमाल कर रहा है वायलेंस का, तो एक्चुअली वो दिखने में तो लग रहा है ह्यूमन है, लेकिन जो एसेंस है उसकी, जो सब्सटेंस है, वो एनिमल है। दोबारा रिपीट करूं, अगर कोई वायलेंस कर रहा है तो दिखने में तो ह्यूमन है, लेकिन वास्तव में वो एनिमल वर्ल्ड से बिलोंग करता है, क्योंकि उसने अपने पोटेंशियल को, ट्रुथ क्या है, अपने पोटेंशियल से जीना, दैट इज ट्रुथ। जो ईश्वर ने रास्ता बनाया है हमारे लिए वहां तक जीना, दैट इज ट्रुथ। वो जो एसेंस है, सब्सटेंस है ह्यूमंस का, वो उसके पास नहीं है। चॉइस आपकी। अब गांधी जी आपसे कह रहे हैं चॉइस आपकी है भाई। गांधी तो रास्ता दिखाएंगे आपको बस। आप कहेंगे बड़ी अच्छी बात है गांधी जी की। नाउ मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर ही बात करेंगे। जैसे गांधी जी कह रहे हैं कास्ट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, वर्ना नथिंग टू डू विद कास्ट। आप कहेंगे ये कैसी बात है गांधी जी? तो गांधी जी का कहना है भाई, ये बात समझ गए ना, हिंदुइज्म, ट्रुथ, अहिंसा। गांधी जी कहते हैं कि जो कास्ट वर्ड है ये हायरार्की लेकर आता है, यानी कि ब्राह्मण ऊपर है जी, शूद्र नीचे है जी। ये जो हायरार्की है, दिस वॉज नॉट द ओरिजिनल आइडिया ऑफ वर्णा सिस्टम। गांधी कहते हैं वर्णा सिस्टम जो है, वर्णा वो एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है डिवीजन, कि ये कम आपका, ये कम आपका, दोनों जरूरी हो। दैट इज वर्णा सिस्टम। दीज वर द स्टेटमेंट्स ऑफ गांधी जी ड्यूरिंग 1920s 30s। उसके बाद 1940s में हमने कुछ डिफरेंस भी देखा गांधी जी के इंटरप्रिटेशन में, जिस तरीके से वो अपनी बात रख रहे थे जाति पर, लेकिन ये मेजर पार्ट में ये उनका एक्चुअली मेन पॉइंट रहा। और गांधी जी का कहना था इससे आएगा सोशल ऑर्डर, सामाजिक व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब ये है जहां जिम्मेदारियां बटी हुई हो, हर कोई अपना कर्तव्य करेगा पूरा, तभी तो व्यवस्था बनेगी। मुझे बताइए, आप ऑफिस में काम करते हैं, घर में करते हैं, कहीं भी करते हैं, जब जिम्मेदारियां बटी होती हैं, हर कोई अपना काम कर रहा होता, तभी तो ये पूरा ऑर्डर हो पाता है, तभी तो सबकी जरूरतें पूरी हो पाती हैं। तो गांधी जी वो इंटरप्रिटेशन दे रहे थे। मुझे लग रहा है अब तो आपको क्लैरिटी मिल गई होगी, राइट? नाउ ऑन अंबेडकर्स क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुइज्म, तो इस पर कहा जाता है कि अंबेडकर जी जैसे कहते हैं कि नहीं गांधी जी, जब मैं देखता हूं हिंदुइज्म में तो मैं विषमताएं पाता हूं, मैं इक्वालिटी पाता हूं, शोषण पाता हूं, और वो शोषण जो हजारों साल से चलता आ रहा है। एक वर्ग जिसको मानव तक का दर्जा नहीं दिया, और आप कह रहे हो कि कास्ट, वर्ना में हायरार्की नहीं, कास्ट में हायरार्की, वैसे सोशल ऑर्डर के लिए जरूरी। आप सोशल जस्टिस के लिए जो इंटरप्रिटेशन दे रहे हो, वास्तव में तो सोशल इनजस्टिस कर रहा है। तो कैसा आपका इंटरप्रिटेशन है? तो सही लोगों को एक्चुअली यू शुड एक्चुअली टॉक अबाउट। मतलब क्या है कि वास्तविकता में लोग जैसे उसको बारे में बात कीजिए ना। तो अंबेडकर जी के क्रिटिसिज्म पर महात्मा गांधी जी कहते हैं कि देखो, अंबेडकर हैज रिलाइड ऑन स्पिरिचुअली डिग्रेडेड इंडिविजुअल्स। मतलब कि महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि अंबेडकर, जब तुम अपने विचार बना रहे हो ना हिंदुइज्म पर, तो तुम केवल ऐसे सैंपल को देख रहे हो लोगों के जो वास्तविकता में डिग्रेडेड हैं। क्या किसी धर्म के बारे में आप विचार उस धर्म के फॉलो करने वाले व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों को देखकर बना सकते हो, बता सकते हो कि हाँ यही होगा इस धर्म में? अगर आप ऐसा कर रहे हो तो यानी कि कुछ खामी है। कारण, क्योंकि हो सकता है भाई वही अपने धर्म के बारे में अच्छे से ना जानता हो सकता है वही एक्चुअली किसी ने उसको बेवकूफ बनाया हो, मिस इंटरप्रिटेशन से वो जी रहा हो अपने धर्म के बारे में। तो हो सकता है जो कोर टेनेट्स हैं धर्म के, वो बहुत ही पीस लिविंग हैं, बहुत ही सोशल ऑर्डर, सोशल जस्टिस वाले हैं, लेकिन ये जो व्यक्ति है, इसने कुछ प्रभाव देखा कि कुछ वर्गों ने अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए इंटरप्रिटेशन कर दिया, और आप केवल उन लोगों को देखकर पूरे पूरे धर्म को गलत बता रहे हो। ये तो गलत है। एंड दीज मोरली इनकरेक्ट पीपल, और जिन लोगों को आपने देखा भी है कि जो ये शोषण कर रहे हैं जाति व्यवस्था के अंदर दलितों का, इनको हम करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि पर्सनल कैरेक्टर इनमें बदलाव आ सकता है। तो ऐसे में हम पूरी व्यवस्था, पूरे धर्म को नकार नहीं सकते। दैट वाज महात्मा गांधीज रिप्लाई टू अंबेडकर। अब अंबेडकर जी का काउंटर क्या था?
चलो मान लिया हमने कि आप क्या कह रहे हैं कि चलो कुछ लोग जो हैं हमने उनको लिया और वो डिग्रेडेड थे, हम पूरे धर्म के बारे में पर्सपेक्टिव उससे ना बनाएं। अंबेडकर जी पूछते हैं लेकिन ये बताइए गांधी जी, अगर हम सैंपल सर्वे भी कर लें ना लोगों का, तो ऐसा क्यों है कि ज़्यादा संख्या उन्हीं लोगों की है धर्म में जो एक्चुअली कास्ट सिस्टम और कास्ट बेस्ड जो एक्सप्लॉयटेशन है उसमें बिलीव करते हैं? ये बताइए गांधी जी, ज़्यादा संख्या उनकी क्यों है? वाई वर्स्ट आर मोर देन बेस्ट? बेस्ट तो दिखने मुश्किल हो जाते हैं, कहां से ढूंढे बेस्ट को? और केवल कुछ लोगों के मतलब बेसिस पे हम ये मान लें कि नहीं भाई आंखें बंद कर लो, एक्सप्लॉयटेशन इनइक्वालिटी है ही कहाँ, ये तो पर्सनल कैरेक्टर में सुधार ले आएंगे और बस फिर क्या था, फिर तो सालों साल से जो एक्सप्लॉयटेशन होता था वो हट जाएगा, ऐसा मान लें क्या गांधी जी? तो ऐसे में अंबेडकर जी कहते हैं मुझे दो रीजन लगते हैं इसके। पहला रीजन, द वर्स्ट बाय नेचर, ये जो वर्स्ट है मतलब ज्यादा लोग क्या हैं, वो हैं जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे और करते हैं। तो ऐसे में अंबेडकर जी कहते हैं शायद वो मतलब वो ऐसे हैं कि हम उनको सिखा भी नहीं सकते, यानी कि डू नॉट एडहर टू द गुड आइडियल्स, वो सीखे हुए नहीं है और उनको सिखाना भी मुश्किल है। यानी कि जो अच्छे आइडियल्स हैं धर्म के, भाई जब गांधी जी इतने अच्छी बातें बता रहे हैं वर्णा सिस्टम में कि भाई हायरार्की नहीं, ऑक्यूपेशनल डिवीजन था, तो यानी कि लोग समझ नहीं पा रहे उन हायर आइडियल्स को। एक तो केस ये बनता है। दूसरा केस बनता ये है कि जो रिलीजन की वैल्यूज हैं एक्चुअली उसी में फॉल्ट है, तभी ज्यादा लोग जो हैं वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। यानी कि रिलीजन की जो वैल्यूज हैं उसमें एक्सप्लॉयटेशन है, उन वैल्यू सिस्टम्स को चेंज करना पड़ेगा, इट इज इशू ऑफ रिलीजन। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि गांधी जी दो ऑप्शन दिखे मुझे, और इसमें से मुझे लगता है जो रिलीजन वाला इशू है ना, यही मेन रीजन है। हम कुछ लोगों को एक्चुअली जिम्मेदार नहीं मानते, क्योंकि रिलीजन के अंदर कुछ वैल्यूज ऐसी दी गई, मतलब कास्ट सिस्टम में मौका दे दिया ना एक्सप्लॉयटेशन करने का, तो इस वजह से एक्सप्लॉयटेशन हुआ। अनटचेबिलिटी इस वजह से बढ़ी, तो अनटचेबिलिटी का रूट कोज क्या है? रिलीजन है, ये अंबेडकर जी ने कहा। अब ऐसे में उनका कहना है कि इफेक्ट क्या है कास्ट सिस्टम का, कि जो एक्सप्लॉयटेशन है वो केवल दलितों के साथ नहीं है। वो कह रहे हैं कि गांधी जी अगर मेरी बात को ध्यान दीजिएगा कि आप कास्ट सिस्टम को, केवल मैं दलितों की आवाज नहीं कह रहा, आप ये देखिए कि हिंदू धर्म में, ये इनका पॉइंट है, कोई भी हिंदू जो व्यक्ति है वो अपने फेलो हिंदू के साथ जो रिलेशनशिप रखता है ना, उसमें जाति उसका आधार है। गांधी जी ने कहा क्या मतलब इसका? अंबेडकर जी ने कहा कि देखो बात ये है, मान लीजिए कोई ब्राह्मण है, दूसरा वैश्य है, फिर क्षत्रिय है, क्या आपको लगता है कि जो वैश्य है वो क्षत्रिय के साथ ऐसे बिहेव करता है कि यार दिस पर्सन इज माय फेलो हिंदू? नहीं, वहां पर दीवार जाति की आ जाती है, वहां पर एक एक्सक्लूजन आ जाता है। तो कहते हैं कि हिंदू धर्म में आपस में कई सारी दीवारें हैं गांधी जी, जाति की, यानी कि वो लोग अपनी जाति को ही अपना परिवार मानते हैं और कई बार उसमें भी सब कास्ट है उसको अपना परिवार मानते हैं। तो एक्चुअली जिस रिलीजन में दीवारें ही दीवारें हों, तो इस दीवार को तो हटाना जरूरी है, तब तो कास्ट सिस्टम के तो खिलाफ बोलना पड़ेगा ना। तो ये लॉजिक उन्होंने दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि गांधी जो वैदिक थ्योरी है, तो उसमें एक इंटरप्रिटेशन में ये भी देखता हूं कि वैदिक थ्योरी में कहा गया कि जो भी व्यक्ति समाज में जो दर्जा रखेगा वो उसके वर्थ की वजह से रखेगा, कि वो समाज में क्या कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। लेकिन जाति व्यवस्था क्या कहती है कि नहीं, समाज में तुम्हारा जो दर्जा होगा वो तुम्हारी बर्थ की उससे होगा, कि तुम कहां जन्म लिए हो। तो यानी कि असली व्यवस्था तो क्या चल रही है? कास्ट की थ्योरी चल रही है, बाई बर्थ तो नहीं चल रही है। ये तो आइडियल जैसी चीज होगी जो वास्तविकता से दूर है। अब शोषण तो वास्तविकता में हो रहा है ना, तो वास्तविकता में शोषण हो रहा है, तो हम वास्तविकता वाली थ्योरी को क्यों ना देखें? समाधान तो वास्तविकता का निकालना है, आइडियल को तो कोई फॉलो कर ही नहीं रहा। डिफरेंस रिलेटेड टू अब कन्वर्जन। अब कन्वर्जन पर गांधी जी का कहना था कि नहीं, जो भी तुम्हारा धर्म होता है वो एक्चुअली डिवाइन विल की वजह से होता है, वो ईश्वर चाहता है कि तुम उस धर्म में पैदा हो, तो उसको छोड़कर नहीं जाना चाहिए। आप दूसरे धर्म से कुछ अच्छी चीज सीख लीजिए, लेकिन धर्म मत बदलिए। लेकिन अंबेडकर जी का कहना है नहीं, धर्म तो बदलना पड़ेगा गांधी जी। कारण, क्योंकि हिंदुइज्म का जो कोर है उसमें जस्टिफिकेशन दिखता है कास्ट का, इनइक्वालिटी का। और अगर हिंदुइज्म के कोर में जाति व्यवस्था और जाति व्यवस्था इनइक्वालिटी दे रही है, तो कभी भी बदलाव आ ही नहीं सकता। अंबेडकर जी का कहना है जितने सोशल रिफॉर्मर्स हुए हैं और आगे जो होंगे वो मूल चूक परिवर्तन ला सकते हैं, लेकिन जो बड़े स्तर पर शोषण समाज में है दलितों के साथ, उसको नहीं निकाल सकते, क्योंकि कोर में ही गड़बड़ है। वो इनइक्वालिटी जो है लोग नहीं छोड़ेंगे। भाई जो एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है वो क्यों छोड़ेगा? क्योंकि वो एक्सप्लॉयटेशन जो दर्जा उसको ऊपर मिल गया उससे उसको बेनिफिट है, उसको पावर ज्यादा मिल रही है, राइट।
तो उसका तरीका तो क्या, कन्वर्जन होना पड़ेगा। डिफरेंस रिलेटेड टू यूज ऑफ वर्ड हरिजन। अब गांधी ने सॉल्यूशन निकाला। गांधी ने कहा कि देखो जो दलित हैं, मैं तो हमेशा से कहता आया हूं कि ऑक्यूपेशनल डिवीजन है, इनइक्वालिटी तो है ही नहीं, ये एक गड़बड़ी आ गई है जिसको सुधारा जा सकता है। ऐसे में उन्होंने कहा हरिजन, ये हरि के जन है। और ऐसे में गांधी जी ने कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट करी, मतलब सब मिलकर खाना खाएंगे, पूजा करेंगे, कीर्तन करेंगे, आश्रम में भी साथ रहेंगे। जो उच्च वर्ग, सो कॉल्ड उच्च वर्ग, वो जिम्मेदारी लेगा हरिजनों की, क्योंकि वो भी उन्हीं के भाई बहन हैं। तो ऐसे आइडियाज जो हैं उन्होंने प्रोपेगेट करने स्टार्ट किए, एस्टैब्लिश किया हरिजन सेवक संघ। इस पर अंबेडकर जी का विचार था कि अंबेडकर जी का कहना कि गांधी जी, ये जो हरिजन सेवक संघ और जो हरिजन आप वर्ड कर रहे हो ना, इससे फायदा कम नुकसान ज्यादा होगा। तो कुछ गांधी जी के फिलोसफर ने कहा ये तो गांधी जी अच्छा काम कर रहे हैं, भाई बराबरी ला रहे हैं, कुछ अच्छा काम करे, इसको गलत क्यों कह रहे हो? तो उन्होंने कहा क्योंकि इससे एक फॉल्स कॉन्शियसनेस फैलेगी लोगों के मन में, यानी कि वास्तविकता कुछ और है और आप दिखा कुछ और रहे हो। वास्तविकता यह है कि एक्चुअली इनइक्वालिटी कोर है, कभी भी शूद्र को बराबर का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि जो थियरी है वही कह रही है कि शूद्र का जो उत्पत्ति है, मनुस्मृति कह रही है कि वो फीट से हुई थी और वो ब्रेन से हुआ था, ब्राह्मण भुजाओं से आपका क्षत्रिय हुआ था। तो वो कैसे एक्चुअली मान लेंगे जब रिलीजन ये कह रहा है? तो ऐसे में भ्रांतियां फैला रहे हैं डिप्रेस क्लास के लिए, ऐसा उनका मानना था। तो आप मिसलीड कर रहे हैं हरिजन को वर्ण सिस्टम पे। तो इनका कहना था, गांधी जी का मैं रिवाइज करा रहा हूं आपका, कि वर्ण स्किल्स की वजह से और वैसे हमें ड्यूटी अगर हम सब अपनी फॉलो करेंगे तो वेलफेयर होगा। ये बात आपको समझ में आ गई। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हमें मूल चूक परिवर्तन करने होंगे। तो ऐसे में अंबेडकर जी का कहना था कि गांधी जी जो कर रहे हैं ना, हरिजन को बराबर कर रहे हैं, ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों के लिए, और वो खुलकर कास्ट सिस्टम के विरोध में नहीं बोल रहे। इससे उनको लगता था कि गांधी जी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का सपोर्ट बेस वो नहीं खोना चाहते थे। अंबेडकर जी का जवाब आता है कि गांधी जी आप कहते हो कि कास्ट बेस्ड एक्चुअली एक ऑर्डर जो है वो बना रहना चाहिए, तो क्या आपने अपने वर्ण का जो कार्य है, अंबेडकर जी का कमेंट है कि आप बनिया परिवार में पैदा हुए तो आप क्या ट्रेड में एंगेज हुए? नॉट नेसेसरली। तो ऐसे में अंबेडकर जी का कहना है कि गांधी जी, मैंने देखा है कि जो उच्च वर्ग है उसके लिए फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन जो दलित वर्ग है ना, वो अगर पढ़ भी ले और वो डॉक्टर बन जाए तो दूसरे वर्ग कहेगा कि उसके यहाँ कोई अपना कंसल्टेशन लेने नहीं जाएगा। अगर वो वकील बन जाए तो उसके यहाँ कोई सलाह लेने नहीं जाएगा, कोई पढ़ाने लग जाए तो उसके यहाँ कोई शिक्षा लेने नहीं जाएगा। तो एक तरीके से जो बैरियर्स आपने खड़े कर दिए हैं, तो इसको तो हम इन एट्रीब्यूट से भी सॉल्व नहीं कर पा रहे। और आप इस वजह से इसके खिलाफ नहीं बोल रहे क्योंकि ऑर्थोडॉक्स हिंदूज का आपको सपोर्ट बेस बनाकर रखना है। तो ऐसे में अम्बेडकर कहते हैं कि मुझे लगता है कि महात्मा गांधी जी इज अ कंफ्यूज्ड महात्मा। कंफ्यूज्ड महात्मा क्यों? उनका कहना है कि मैं देखता हूं कि गांधी जी जो हैं एक बच्चे की तरह कई बार मुझे लगते हैं, जो एक्चुअली अपने हिसाब से चीजों को अच्छा मानना चाहता है, जो अपनी कल्पनाओं में जीना चाहता है, लाइक अ चाइल्ड। तो जब तक चाहे चाइल्ड जिस कल्पना में चाहे उस कल्पना में रह सकता है, फिर अपनी कल्पनाएं बदल सकता है। दूसरा, उन्हें लगता है कि गांधी जी जो है डबल रोल प्ले कर रहे हैं, या ये रीजन हो सकता है। एक तरफ गांधी जी महात्मा हैं तो स्पिरिचुअलाइजेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरह के वो पॉलिटिशियन भी हैं तो वो नहीं खोना चाहते बेस ऑफ ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, क्योंकि वो मेजॉरिटी में हैं। तो यहां पर गांधी जी का जो पॉलिटिक्स वाला एंगल है वो भी कोर है। तो वो कहते हैं कि गांधी जी इज अ मास स्ट्रेटेजिस्ट। तो वो स्ट्रेटेजी के तौर पर देख रहे हैं कि समाज डिवाइड नहीं होना चाहिए। अगर हम कमजोर हुए तो फिर वो आज़ादी की जो लड़ाई है उसमें मिलकर साथ में आगे नहीं आ पाएंगे, ये वो लॉजिक देते हैं। अब इसके बाद पूना पैक्ट वाला डिबेट आता है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तैयारी चल रही थी, वहां पर अंबेडकर जी जाते हैं, वो अपनी फिनोमिनल स्पीच देते हैं, बताते हैं कि कैसे दलितों का शोषण हुआ है। और ऐसे में सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया आता है। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब अंबेडकर जी कहते हैं कि देखो, जाति व्यवस्था एक सामाजिक समस्या है, लेकिन इसका समाधान केवल सामाजिक बदलाव से नहीं होगा, राजनीतिक बदलाव लाने पड़ेंगे, तभी आर्थिक बदलाव होंगे। अब आप कहेंगे ऐसा ये कुछ ज्यादा भारी बात हो गई। नहीं, बहुत आसान बात है। यानी कि अगर आप डिप्रेस क्लास को इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस में इंश्योर कर दो कि आप वहां होंगे, नीति जहां पर बनेगी वहां पर दलित क्लास होगी, तो जाहिर सी बात है अब वो अपने दर्दों के आधार पर, अपनी समस्याओं के आधार पर उन नीतियों को प्रभावित कर सकेंगे अपने लोगों के उत्थान के लिए, जो दूसरा वर्ग शायद उतना ना कर पाए। और इस वजह से सेपरेट इलेक्टोरेट का आइडिया उन्होंने प्रमोट किया। मतलब क्या हुआ, एक एरिया से वर्गीकरण हो जाएगा कि इस एरिया से दलित ही चुनाव लड़ सकता है,
और दलित ही वोट देंगे। तो ऐसे में दे कैन इमर्ज एज अ पॉलिटिकल पावर, सोशल रिफॉर्म्स आर नॉट एनफ। सामाजिक बदलाव से कुछ नहीं होगा, वो कल्पना रह जाएंगी, अच्छी अच्छी बातें रह जाएंगी, कुछ लोग आएंगे कुछ लोग जाएंगे, लेकिन वो शोषण वहीं कहीं बना रहेगा। तो उसके लिए हमें सेपरेट इलेक्टोरेट लाना होगा। जबकि इस पर गांधी जी का आइडिया था नहीं नहीं, आप समाज को डिवाइड कर दोगे, हिंदू सोसाइटी फर्दर डिवाइड हो जाएगी। गांधी जी का कहना था कि डिवीजन का आधार क्या होता है, आइडेंटिटी। और अगर आपने सेपरेट इलेक्टोरेट ला दिया तो उस एरिया में और भी हिंदू रह रहे हैं, दलित भी हिंदू रह रहे हैं, तो ऐसे में अब तक स्कोप था। हम हरिजन सेवक संघ ला रहे थे, हम इन दीवारों को तोड़ रहे थे, हम ट्रू आइडियल्स ऑफ हिंदुइज्म को प्रमोट कर रहे थे, लेकिन एक बार आपने कह दिया इस एरिया से वोट भी केवल दलित ही करेगा, चुनाव भी केवल दलित ही लड़ेगा और अन्य वर्ग जो है हिंदू के वो वोट भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में ये डिविजन्स और बढ़ जाएंगे और हमेशा के लिए वो आइडेंटिटी चिपक जाएगी, मतलब इट विल बी पेस्टेड। नाउ दिस वुड बी क्वाइट डिफिकल्ट टू एक्चुअली रिमूव दैट आइडेंटिटी, टू एसिमिलेट सोसाइटी, वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये गांधी जी का लॉजिक था। उन्होंने कहा कि चेंज इन हार्ट इज अ सॉल्यूशन, दिलों में बदलाव करना पड़ेगा, सेपरेट इलेक्टोरेट सॉल्यूशन नहीं है। अब कंक्लूजन के तौर पर हम बात करें तो देखो, लास्ट में आते आते हम ये देखते हैं कि गांधी जी भी अंबेडकर के आइडियाज से एक्चुअली काफी प्रभावित थे। मींस दलित पर्सपेक्टिव पर जो उन्होंने काम किया, गांधी जी ने खुद, हमने देखा कि गांधी जी 1940s में जब बयान देते हैं तो कई स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि एक्चुअली सम पीपल वर एडवाइज्ड बाय गांधी जी कि आपको भी अंबेडकर की तरह मजबूत होना चाहिए। और हालांकि कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलता कि ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयर बनाने के लिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए गांधी जी ने नेहरू को कहा था, इसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ नहीं मिलता, लेकिन ये कहा जाता है कि ऐसा हुआ था क्योंकि कई स्टेटमेंट से दिखता है कि ही वॉज क्वाइट इन्फ्लुएंस्ड। और ऐसा ही अंबेडकर जी के व्यू पॉइंट्स में भी दिखता है कि ही वॉज ऑल्सो हैविंग फाइन अंडरस्टैंडिंग बाय 1950s अबाउट गांधीयन फिलॉसफी, कि गांधी जी के थॉट्स एक्चुअली थे क्यों। और इस वजह से गांधी जी के आइडियाज हम डीपीएसपी में भी देखते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी देखते हैं। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि दोनों ही एक्चुअली पर्सनालिटीज हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में उन्होंने एक भूमिका निभाई और आगे जो भारत बनना था, जो सोशल और इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन होना था, तो उसमें भी उनका एक किरदार रहा है, महत्वपूर्ण रहा है। तो यहाँ पर इस सेशन को करते हैं एंड। मुझे लगता है कि आपको क्लैरिटी हुई होगी। अगर क्लैरिटी हुई और आप अपने विचार शेयर करना चाहते हैं तो आप ओपनली कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं और वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं टू प्रोपगेट द क्लैरिटी ऑफ दीज अबाउट दीज टू पर्सनैलिटीज। यू कैन कनेक्ट विद मी शशांक त्यागी फॉर यू पर। अब ये क्वेश्चन देख लीजिए। मदन मोहन मालवीय signed Pune Pact on behalf of Hindus. Ambedkar signed the pact on behalf of depressed classes. In Pune Pact, depressed class got more reserved seats in comparison to separate electorate. तो बेसिकली जब पूना पैक्ट हुआ तो फाइनली जब गांधी जी यरवदा जेल में चले गए थे भूख हड़ताल पर, तो पूना पैक्ट वाज अ सिंबल कि हाँ, अब बी आर अम्बेडकर जी ने उस बढ़ते जो एक प्रेशर बन रहा था, तो कहा कि ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को साइडलाइन करते हैं, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स पर हम एग्री होते हैं, जो एक्चुअली आइडिया उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लागू भी हो और अभी एक्चुअली इट इज एन इम्प्लीमेंटेशन। नाउ इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना करेक्ट क्या है। तो कई लोग सोचेंगे यार पूना पैक्ट गांधी जी अम्बेडकर, तो यानी कि साइन भी गांधी जी ने किया होगा, है कि नहीं, ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, आंसर डी है, यानी कि मदन मोहन मालवीय जी ने साइन किया था। ठीक है, एक बेसिक फैक्ट है, डिटेल्स ये रही। अब ये मीन्स का क्वेश्चन देख लीजिए। डिस्कस दी डिफरेंसेस बिटवीन गांधी जी एंड डॉक्टर अम्बेडकर पॉलिटिकल आइडियाज। तो आई थिंक इतना अच्छा डिस्कशन हुआ है तो आप में कॉन्फिडेंस आया होगा, यही ऑब्जेक्टिव था इस वीडियो का। फिर मिलते हैं, ख्याल रखिए।